हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टोरी पॉपकॉर्न्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर इमोशनल और इंटेंस चाइनीज ड्रामा लाइटर एंड प्रिंसेस के एपिसोड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये एक ब्रोकन ट्रस्ट, ईगो, एम्बिशन और सेकंड चांस की कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड यान के साथ, जो प्लेन में बैठी हुई एक सपना देख रही थी। लेकिन ये सपना नॉर्मल नहीं था। ये उसके पास से जुड़ा एक ऐसा दर्द था जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाई थी। उसके हाथ में एक की रिंग होती है जिसे वो इतनी टाइटली पकड़ के बैठी होती है जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी की यादें बंधी हों। एयरपोर्ट पर उसके पेरेंट्स उसे पिक करने आते हैं। उसके साथ एक लड़का होता है, शीजू। यन की मॉम को शीजू बहुत पसंद आ जाता है। उन्हें लगता है कि ये लड़का बिल्कुल परफेक्ट है उनकी बेटी के लिए। लेकिन यन उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ही देखती है, क्योंकि उसका दिल तो कहीं और ही अटका हुआ है। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन लीड ली शियान को दिखाया जाता है, जो जेल से रिलीज होता है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने दोस्त डैनी के पास जाता है। डैनी खुद भी पहले जेल जा चुका था और वो थोड़ी टाइम पहले ही जेल से रिलीज हुआ था। दोनों की दोस्ती जेल में ही हुई थी। डैनी चाहता है कि ली शियान और वो किसी और शहर में जाकर एक नई शुरुआत करें, लेकिन ली शियान का प्लान अलग था। उसे यहीं रहकर पुराने हिसाब क्लियर करने थे। अगले दिन ली शियान एक बड़ी सी कंपनी में जाता है जिसका ऑनर गांव है और ली शियान यहाँ गांव से मिलने आया है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये कंपनी कभी ली शियान, यान और गांव तीनों ने मिलकर शुरू की थी। जब ली शियान जेल में था तो पूरा बिजनेस गांव ने संभाला। अब गांव उसे पैसे ऑफर करता है जैसे किसी पर एहसान कर रहा हो। लेकिन ली शियान सिर्फ एक बात कहता है, जो लोग धोखा देते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और बिना पीछे देखे वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड रेन के घर जाती है। वहाँ बातों बातों में ली शियान का जिक्र होता है। दोनों उसके बारे में काफ़ी हार्श बातें करती हैं, जैसे वो एक बहुत ही सेल्फिश और कोल्ड इंसान हो। थोड़ी देर बाद यान वहाँ से चली जाती है। यान के जाने के बाद ली शियान वहाँ आता है और वो रेन से अपने उधार के पैसे मांगता है। रेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ली शियान कभी पैसे वापस मांगेगा। गुस्से में आकर वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, और यन उसके बिना खुश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीजू की पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। यन एक खास पेंटिंग को बहुत देर तक देखती रहती है। शीजू उससे पूछता है कि तुम इस पेंटिंग को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो, पर यान उसे कुछ नहीं बताती। वो पेंटिंग ली शियान को बहुत पसंद थी, और उस पेंटिंग के साथ ली शियान और यन की यादें जुड़ी हुई हैं, जो आज भी जिंदा है। रिन जानबूझकर एक प्लान बनाती है ताकि ली शियान, यन और शीजू को साथ में देख ले। वो यन को कॉल करके बोलती है कि उसे किसी को पैसे देने हैं और वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो फेमस है। इसलिए उसकी जगह यन वो पेमेंट चेक देने चली जाए। यन को यहाँ कोई आइडिया नहीं होता कि रिन जिसे चेक देने की बात कर रही है वो और कोई नहीं, ली शियान है। इसलिए यन हाँ कर देती है। शीजू भी यन के साथ होता है, तो वो दोनों साथ में चेक देने चले जाते हैं। वो दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं, तभी ली शियान वहाँ आ जाता है और उन दोनों को साथ में हंसते हुए देखकर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। यन को उसकी प्रेजेंस महसूस होती है और वो उसके पीछे भागती है, पर उसे ली शियान नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद डैनी आता है पैसे लेने, पर यान को उस पर शक हो जाता है और वो उसे पैसे नहीं देती। तभी डैनी उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और चेक लेकर भाग जाता है। यन उसका पीछा करती है क्योंकि उसने डैनी के मुंह से ली शियान का नाम सुना था। ली शियान के बारे में जानने के लिए वो उसका पीछा करती है, और पीछा करते करते शाम हो जाती है। बाद में ली शियान खुद ही उसके सामने आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे यन के सामने होने से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो जानबूझकर ये दिखाता है कि जैसे उसके दिल में यन के लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, जैसे उसने कभी यन को प्यार किया ही ना हो। इतना सब होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रहकर शीजू के साथ उसके रिलेशनशिप के लिए उसे कंग्रेचुलेट करता है, बेस्ट विशेस देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि यन का पर्स चोरी हो गया है, और उसमें वो की रिंग भी थी जो यन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसका पर्स किसी और ने नहीं, डैनी ने चुराया था। जब ली शियान ये देखता है तो वो पर्स रिन को दे देता है यन को देने के लिए, पर वो की रिंग अपने पास ही रख लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो की रिंग एक्चुअल में
ली शान की ही है और वो एक फ्लैट की है और ली शान ने ही यन को वो की रिंग दी थी। ली शान वो की रिंग लेकर अपने उस पुराने फ्लैट में जाता है। इत्तेफाक से यन भी उसी दिन उस फ्लैट में जाती है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। दरवाजे पर लटकी हुई की रिंग यन को पास्ट में ले जाती है, कॉलेज के दिनों में। ली शान पूरे कॉलेज में फेमस था अपने एटीट्यूड, लुक्स और टैलेंट की वजह से। यन उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन कैंटीन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो ली शान के टेबल पर आकर बैठ जाती है और गलती से ली शान की प्लेट से खाना स्टार्ट कर देती है। ली शान कुछ नहीं कहता और उसे देखता रहता है। यन ली शान को बोलती है कि ये उसकी टेबल है और उसे कहीं और बैठना चाहिए। तभी आना आकर उसे बताती है कि वो उनकी टेबल नहीं है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और यन को काफ़ी एम्बैरसमेंट फील होती है। कॉलेज में मॉर्निंग सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो पूरी क्लास के मार्क्स अफेक्ट होते हैं। ली शान क्लासेस स्किप कर देता है और जब उसे क्लासेस अटेंड करने के लिए आना मैसेज करती है तो वो उसे रिप्लाई में बोलता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्लास मॉनिटर आना यन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो ली शान को समझाए और उसे क्लासेस अटेंड करने के लिए मनाए। अगले दिन यन ली शान का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो क्लासेस अटेंड करे, इससे सबको बेनिफिट होगा। लेकिन ली शान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो एक चैलेंज रखता है, अगर तुम गेम में जीत गई तो मैं क्लासेस आऊँगा। यन 3 बार हार जाती। ली शान क्लियरली कह देता है उसे यन पसंद नहीं है और बिना परमिशन उसके घर आने से मना कर देता है। अगले दिन ली शान जानबूझकर यन के साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और ली शान का पैर यन के पैर से टच करता है। यन उसके पैर को धक्का देती है और उन दोनों के पैर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को पैर मार रहे होते हैं और सर सामने कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तभी सर यन को आना के साथ बात करते देखते हैं और वो यन के पास जाकर पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सर को लगता है कि याना एक वीक स्टूडेंट है, पर यन सर के पढ़ाए टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये देखकर सर यन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। यन मना कर देती है, पर सर उसे ठीक से सोचकर डिसाइड करने के लिए बोलते हैं। यन की मॉम भी उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है और वो उस पर प्रेशर डालती है। नेक्स्ट डे सबको होमवर्क सबमिट करना था और जो स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं करते उन्हें भी होमवर्क सबमिट करना था। इसका मतलब है कि ली शान को भी होमवर्क सबमिट करना होगा और सभी स्टूडेंट का होमवर्क सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर सबके मार्क्स डिपेंड करते हैं। क्लास में डिस्कशन चल रही होती है कि ली शान को होमवर्क सबमिट करने को कैसे मनाया जाए। तभी गाँव बोलता है कि ली शान में बहुत एटीट्यूड है अपनी इंटेलिजेंस को लेकर। हम उससे होमवर्क सबमिट करवाते हैं और देखते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। वो डिसाइड करते हैं कि वो ली शान को प्रोवोक करेंगे होमवर्क सबमिट करने के लिए और फिर देखेंगे कि वो कितना टैलेंटेड है। ली शान से होमवर्क लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यन को दी जाती है। यहीं से कहानी में रिस्पॉन्सिबल गर्ल यन और रेबल जीनियस ली शान की टकरार और भी गहरी होगी। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको दिल से थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल गर्ल और रेबल जीनियस की स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो जल्द ही अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय।